नमस्कार आप सभी को, स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। आज हम इस साल के साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 करने जा रहे हैं। पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आखिरी तक जाना, आखिरी तक देखना। जिसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखना है, स्टार्टिंग का सेक्शन ए बी सी डी ई सब कुछ है। जिसको जो सेक्शन देखना है वो आप फॉरवर्ड करके 2x पे अगर लग रहा है मैं बहुत धीमे बोलता हूँ वो भी करके आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाओ, जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पूरा पेपर है हमारे पास, और ऐसे ही हम अभी 10 जो आने वाले आपके पेपर है ना वो भी धीरे धीरे करके लेके आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों को भेज दो, किसी को नहीं पता है जिसको बताना है उसको बता दो, अपन यही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेक्शन ए पे आते हैं। देखो दिया हुआ है द फूड आइटम लाइक चीज दैट इज शोन इन अ गिवन बिलो इमेज बिकम अनफिट फॉर ईट, दिस हैपेंस ड्यू टू। जो खाना है वो खराब हो गया है एरियल ऑक्सीडेशन में। इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो खाने के साथ रिएक्शन करता है और ऑयल को सड़ा देता है, जिसके कारण बहुत ऐसे बदबू आती है, स्मेल आता है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। We will observe white PPT in which the following reaction, इसमें से किस रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने के लिए मिलता है? देखिए बेरियम क्लोराइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इधर बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये होगा क्या? मेरे ख्याल में तो खैर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे। क्यों भाई? सोडियम अपना प्लेस की छोड़ेगा, एक तो दोनों क्लोराइड के सॉल्ट है, रिएक्शन ही नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में मैं काट दे रहा हूँ आपके। बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ मिलाते हैं। देखिए BaCl2 रिएक्शन विद सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो ये क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस NaCl। देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो NaCl है ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। जो NaCl है बेटा वो क्या है? सॉल्युबल सॉल्ट है। और BaSO4 एक सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसी को हम पीपीटी, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को जब भी हम यहाँ पे मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट के साथ तो ये रिएक्शन हमारे पास एक प्रकार से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा और वो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, मतलब जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए 2 बार में से ब्रश करने के लिए बोलता है डॉक्टर। तो नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? देखो होता क्या है, हमारा जो माउथ है वो रात भर हम बिना खाए ऐसे करके बंद करके रखते हैं तो हमारे जो माउथ है ना उसके अंदर एसिड बढ़ता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, एसिडिक हो रहा है, तो इस एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टूथपेस्ट है वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो न्यूट्रल तो नहीं होगा, एसिडिक नहीं होगा, कोरोसिव नहीं होगा, बट वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। वो बेस होता है एक प्रकार का, जो कि माउथ के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। पीएच जो हमारा बहुत ज्यादा कम हो गया उस पीएच को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट। अरे यार एल्कोहल जो रहता है वो रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, क्या बनाएगा? तो बहुत आसान है, देखो C2H5OH ये इथेनॉल है, ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, क्या बनाएगा? C2H5Na, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, सॉरी ONA आता है, ONA और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब वही अल्कोहल है, ये सोडियम मेटल है, ये रिएक्शन करेगा आपस में तो ये बनाएगा हमारे पास ईथ ऑक्साइड, सोडियम ईथ ऑक्साइड, ठीक है। और हमारे पास ये बच गया हाइड्रोजन गैस, तो हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड ये दिया है और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। जो मतलब हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको अगर हम वायर में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज, जो नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाता किसी भी रिएक्शन में जब एसिड के साथ होती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर नॉन मेटल का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कर दूं तो कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं होती, मतलब रिएक्शन तो नहीं होती है तो हमको पता है, लेकिन क्यों नहीं होती है ये पूछ रहा है। देखो होता क्या है, जब भी हम मेटल का रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ
तो क्या होता है कि जो मेटल है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन करता है बेटा? मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको करता है? एसिड को। इसीलिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब जैसे एग्जांपल क्या है, सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ तो बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये बैलेंस फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई नॉन मेटल यूज कर लूँ, नॉन मेटल कौन सा? मान लो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो ऑक्सीजन करता है क्या बेटा? देखो ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने के लिए सोचता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेकिन एसिड में से H तभी हटेगा जब कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, ठीक है। तो कुल मिला के नॉन मेटल बीइंग एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बनता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए सिर्फ मेटल्स बने हुए हैं, इसीलिए वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि द हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, Br2 के 2 मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर सके हैं। Br2 के 2 मॉलिक्यूल मतलब कुल मिला के 4 ब्रोमीन। देखो अरे ऐसा भाई, ब्रोमीन है, Br2 है और Br2 के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मतलब ये आ गया। तो कितने कुल मिला के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4 मॉलिक्यूल हो गए ना भाई। अच्छा, ये 4 मॉलिक्यूल को ऐड करना है। किस किस में ऐड हो जाएंगे? सुनो, एक पाई बॉन्ड हटाने से 2 ब्रोमीन जुड़ सकते हैं, तो ऐसे 2 पाई बॉन्ड लगाएंगे तो 4 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके अब आगे देखते हैं कहाँ पे जुड़ता है कहाँ पे नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ समझो, पहला वाला जो ए ऑप्शन है उसमें देखा जाए तो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्डेड विद CH, बॉन्डेड विद CH, डबल बॉन्डेड विद CH2। तो जैसे ये डबल बॉन्ड हमने तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अब कितने ब्रोमीन है? 4, तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे और एक ब्रोमीन इस पे, ये 4 हो गए। सिमिलरली अगर तीसरे बी वाले ऑप्शन को मैं देखूं तो आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्डेड विद CH बॉन्डेड विद CH3। एक डबल बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ब्रोमीन इस पे लगेगा और एक ब्रोमीन इस पे लगेगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर सी तो आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्डेड विद CH। यहाँ पे मैं दोनों पाई बॉन्ड निपटा देता हूँ ऊपर से, तो एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, एक ब्रोमीन इस पे लग जाएगा, एक ब्रोमीन इस पे और एक ब्रोमीन इस पे। कुल मिला के ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी वाला देखिए डी में लिखा है बोथ, ये हमारे मेरे ख्याल में ए वाला ऑप्शन देखिए CH2 डबल बॉन्ड, हाँ ये वही है, और ये वाला तो बोथ है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला दोनों ये काम कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेक ऑल द कनेक्शन एयर टाइट, सारे कनेक्शन को एयर टाइट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो वहां पे हम वैसलीन का यूज करते हैं। जो वैसलीन है वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वहां पे सबको एयर टाइट बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ऐसी कोई भी ब्रांच जिसमें हम वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अगला दिया हुआ है द बाइनरी फिजन इन सम ऑर्गेनिज्म अकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू द सेल स्ट्रक्चर, वन सच ऑर्गेनिज्म इज। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? देखो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका आगे चल के फिक्स है कि वो 2 या 3 में ही डिवाइड होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास है अमीबा। देखो जो लेशमेनिया है, जो प्लाज्मोडियम है, जो बैक्टीरिया है, वो आगे चल के मल्टीपल फिजन दिखा देते हैं। सो मल्टीपल फिजन दिखाने में उनको पता नहीं होता कि देख वो कितने ऑर्गेनिज्म में और डिवाइड होने वाले हैं। सो बेसिकली वो डिवाइड होते हैं 2 में, किसके अंदर? अमीबा में। तो वहां पे फिक्स है, ठीक है। इसीलिए वहां पे बोला है डेफिनेट ओरिएंटेशन इन द रिलेशन टू द सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर से एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो उसका जेनोटाइप है। उसके अंदर टोटल कितने जीन है उसे हम जेनोटाइप कहते हैं। चलिए 12th वाला, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले जो प्रोटीन है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? सबसे पहला जो प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। उसको कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। किसी भी एक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट कौन बताता है? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ करंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस का, उसको अगर हमने गलती से भी हाफ कर दिया, ठीक है, देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम, जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर आप एरिया को हाफ करते हैं
ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उस डिप्लेशन को रोकने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया। जो सीएफसी गैसेस है इनके ज्यादा यूज होने की वजह से होल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका कैसे कंट्रोल्ड वे में इसको कैसे कंट्रोल करेंगे इस गैस को, इस गैस को इसके रिप्लेसमेंट में हम कौन सी गैसेस यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो भी चलते रहें और ओजोन लेयर में होल भी ना हो। तो ये जो मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये इफेक्टिव हुआ था 1989 में, जहाँ पे थोड़ा सा कम यूज करने की बात की गई थी जो भी सीएफसी गैसेस है उनमें। ठीक है, चलिए। ओजोन डिप्लेशन हैज रिजल्ट इन, जो अल्ट्रावायलेट रे है वो धरती के अंदर ज्यादा आएगी, है ना, तो जिससे डिसीजेस बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, असर्शन दिया हुआ है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट फेडिंग व्हेन द जिंक रॉड इज डिप्ड इन। ठीक है, एक जिंक की रॉड को अगर हमने किसी भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो ब्लू कलर से उसका कलर चेंज होने लगेगा, फेड होने लगेगा। रीजन क्या है इसका? When iron nail dipped in copper sulfate solution, then iron displays the copper from copper sulfate and become iron is more reactive. Very good. यहाँ पे जो assertion और जो reason है वो दोनों ही correct है, और जो reason है वो correct explanation है हमारे assertion का। ठीक है, मतलब जो iron होता है वो ज्यादा reactive होता है तो वो copper को displace कर देगा। चलिए next। दिया हुआ है condoms protect and person from the sexually transmitted diseases। सही बात है। Condom prevent the sperm from meeting the ovum by acting as a barrier। ठीक है, तो जो कॉन्डम है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस से, है ना, और जो कॉन्डम्स है वो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को ओवम से मिलने से। तो जो असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ लिंक, जो चैप्टर है, चैप्टर के आप वीडियो में चले जाना, वहां पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए दिया हुआ है 19th वाला, अ कंपास इज केप्ट नियर अ वायर कैरिंग करंट गेट डिफ्लेक्ट। एक करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम एक नीडल लेके आ रहे हैं, कंपास लेके आ रहे हैं, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। रीजन, इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से जो कंपास है वो अपना डायरेक्शन बदल दे रहा है। तो ये इसका असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड एनर्जी टू कैरी ऑन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब लिखा हुआ है एबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो ऐसा है कि ये जो दोनों ही सेंटेंस है ये लगभग लगभग सही है। ठीक है, लेकिन जो ए है ना वो आर का मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों सही सेंटेंसेस है लेकिन असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में मेनली 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आउट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है सामने मिथाइल क्लोराइड है, इन दोनों में से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? देखिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ये NaCl मतलब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। ये मेटल नॉन मेटल आपस में जो बॉन्ड बनाता है इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे CH3Cl है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जब भी नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक प्रकार के वीक बॉन्ड होते हैं, वेयरएज आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होने के कारण NaCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। न्यूली फॉर्म DNA कॉपिंग may not be identical at times give reason। जो नया DNA बनता है वो पुराने वाले DNA से एकदम सेम टू सेम मैच नहीं करता। अब इसका आंसर क्या है? देखो दो चीजें हैं,
एक डीएनए से जब नया डीएनए बनता है वो डीएनए रेप्लिकेशन से बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, रेप्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है कुछ चेंजेस ऑब्टेन हो जाए, कुछ चेंजेस हमें दिख जाए, ठीक है। मतलब जो भी जिस तरीके से बॉन्डिंग वहां जुड़ती है केमिकल्स की, वो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग चेंज हो जाए और वहां पर रेप्लिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, वहां से डीएनए चेंज हो सकता है। और दूसरा, टाइम के साथ म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मतलब बदलाव आ जाए किसी भी चेंज का, मतलब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को लेके कोई डीएनए हमारा खुद से चेंज करे, उसे म्यूटेशन कहते हैं। मतलब पहला तो जब डीएनए बन रहा है ना, उसी टाइम वो चेंज लेके आता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। और दूसरा म्यूटेशन है, मतलब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं बॉडी पे, उसके कारण डीएनए थोड़ा सा खुद को चेंज करे, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। थोड़ा सा बदलाव करे, उस बदलाव को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो दो तरीके से हो सकता है, पहला डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे चेंज हो और दूसरा म्यूटेशन हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाए, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का डिसएडवांटेज क्या है? देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, मेनली एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो रूट है, रूट के थ्रू जो प्लांट रहता है वो वाटर लेता है, प्लांट जो रहता है वो रूट के थ्रू वाटर लेता है, और रूट के थ्रू वाटर लेके लीव से, मान लेते हैं यहाँ पे एक लीव है, मैंने ऐसे बना लिया है, और सन क्या करता है वहां से हीट देता है, तो दैट जो वाटर वेपर है वो ऐसे इवेपोरेट हो जाता है ना, जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। मतलब रूट से पानी ऊपर जाता है, जो वाटर है वो सॉइल से रूट में, रूट के थ्रू लीव्स में जाता है, और लीव से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है ना, रूट से वो पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की डिसएडवांटेजेस क्या है? ये तो अच्छी बात है कि वाटर साइकिल चल रही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा लॉस हो जाए वाटर, ह्यूज लॉस ऑफ वाटर, ह्यूज लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। दूसरा, एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? देखिए वाटर कब लूज होगा, जब सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा। तो सेल की एक ऐसी कैपेसिटी जहां पे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर रख सकता है, उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला ह्यूज ऑफ वाटर लॉस, ज्यादा पानी लॉस हो जाए पेड़ में से, ये एक डिसएडवांटेज होता है। दूसरा टर्जिडिटी, टर्जिडिटी में क्या होता है, सेल जो होता है वो अपने अंदर पानी बहुत ज्यादा स्टोर कर लेता है। जब पानी बहुत ज्यादा स्टोर करता है तो द मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोरिंग द वाटर, और जिसके कारण जो लीफ है वो थोड़ी सी स्वेल अप भी हो जाए, ठीक है, तो उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। तो ये दो फिनोमेना हो सकता है वहां पे, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है। अब इसी के और में क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेनली एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास जो एनर्जी है ना वो ज्यादा बनती है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनारोबिक है, हाँ जो एनारोबिक है, ये ऑक्सीजन की लैक में होता है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है या तो वो एब्सेंट होता है या तो वो प्रेजेंट ही, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, एब्सेंट और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद सेकंड, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी बनती है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। यहाँ पर एनर्जी कम बनती है, मतलब 2 एटीपी, 2 एटीपी की ही एनर्जी बनती है। तीसरा फिनोमेना क्या है? देखिए होता क्या है बेसिकली, जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, ये मतलब सेल के अंदर कहीं और नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है ना। और लेकिन ये जो हमारे पास दूसरा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, या तो ये यीस्ट में होगा, या तो यही सेम फिनोमेना मसल सेल में होगा, ठीक है। अब मसल सेल में होगा, मसल सेल के अंदर होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर बनता है, और साथ में ग्लूकोज बनता है। वेरस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो मसल सेल में बन जाता है जब हम दौड़ते हैं बहुत ज्यादा। अल्कोहल बनता है, अल्कोहल कब बनता है बेटा, यीस्ट के साथ में अल्कोहल बनता है ना। यीस्ट में जब भी आप शुगर डालिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड या अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक के लिए है, ठीक है, ये एरोबिक के लिए है, ये एनएरोबिक के लिए है, एरोबिक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। जो होता क्या है,
कोई भी जब हम लेंसेज को आपस में जोड़ते हैं है ना, तो उसका पावर जो है ना वो एल्जेब्रिक सम होता है। मतलब मान लेते हैं एल्जेब्रिक सम होता है, पहले तो मैं लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक सम होता है। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो हमारे पास एक लेंस यहाँ पे लगा हुआ है और इसी में हमने एक लेंस और ऐड कर दिया, एक लेंस और ऐड कर दिया, ऐसे बहुत सारे लेंसेज हमने जोड़ दिए, तो L1 L2 L3 L4 ये सारे लेंसेज है। तो जो टोटल पावर है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे करके जुड़ता जाएगा। मतलब जो भी पावर ऑफ लेंसेज है वो एल्जेब्रिक सम होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो लेंसेज है वो आपस में जुड़ते जाएंगे। तो दैट व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। तो जो सारे लेंसेज है उनका जो पावर है वो एक आपस में लाइक वी कैन से दैट एल्जेब्रिक सम है एक दूसरे का। सारे लेंसेज को हम एक बार लगाएंगे और हम सारे लेंसेज की पावर को ऐड ऑन कर लेंगे, जो भी है वो प्लस में है माइनस में है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन 5 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू अ मैन। एक इंसान है, इस इंसान के पास 5 जूल की एनर्जी है। ठीक है, और हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर लेवल। देखिए हमने पढ़ा था 10% लॉ। 10% लॉ में क्या होता है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी का सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। मतलब यहाँ समझिए, जो आदमी है, जो आदमी है, इस आदमी के पास जो मैन है, मैन के पास 5 जूल एनर्जी है। तो इसके पहले वाले के पास मतलब जो शीप है, शीप के पास कितनी एनर्जी होगी 50, कि 50 का 10% ही आगे बढ़ता है। और शीप के पहले प्लांट है, प्लांट के पास कितनी एनर्जी होगी, प्लांट के पास 500 एनर्जी होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास 10% लॉ है। मतलब जो थर्ड प्रोड्यूसर, जो थर्ड लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के पास 10% एनर्जी कम हो के जा रही है। तो अगर थर्ड वाले के पास 5 है, उसके पहले के पास 50 होगी। 50 किसका 10% होता है, 500 का 10% होता है। बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा मैथ नहीं लग रहा है इसमें। तो हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल के पास कितनी एनर्जी थी, दैट इज 500 जूल। वो कितना था बेटा, 500 जूल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन दिया हुआ है, योर अंकल हैज कम टू द विलेज। उनने सप्लाई किया है लेबोरेटरी में फ्रॉग्स को, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया उनने। टॉकिंग टू यू ही मेंशन दैट द मलेरिया के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए गाँव में, और जो ग्रास हॉपर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए गाँव में। तो बताइए ऐसा क्या रीजन है कि ये जो मलेरिया का केस है और जो ग्रास हॉपर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फूड चेन में है ना, थोड़ा सा याद करिए फूड चेन। फूड चेन में हमारे पास जो फ्रॉग है ना, जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर और जो हमारे पास मलेरिया कॉजिंग जो भी मॉस्किटोज होता है उनको खा लेता है। तो ग्रास हॉपर और जो मॉस्किटोज हैं, ग्रास हॉपर और जो मॉस्किटोज हैं, इनको कौन खा लेता है, इनको फ्रॉग खा लेता है। अब फ्रॉग को तो भाई लेबोरेटरी में भेज दिया आपने, तो भाई ये जो ग्रास हॉपर है और जो मॉस्किटोज है इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लेबोरेटरी में आप सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉग्स को, और फ्रॉग्स की पॉपुलेशन गांव के अंदर कम हो रही है, इसलिए मलेरिया और ग्रास हॉपर की क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक, ये पहले वाले का आंसर है। दूसरा क्या है, क्या सजेशन देंगे भैया, ये जो आप जो है ना मीडर के यहाँ से लेके वहां दिए जा रहे हो, लेबोरेटरी में डाले जा रहे हो, वो बंद कर दो। तब तो ये फूड चेन मतलब फूड वेब आपका से चलेगा। ठीक है, फूड साइकिल चलेगा अच्छे से, है ना, फूड चेन चलेगा। नहीं तो ये आपके जो मलेरिया के केसेस है और जो ग्रास हॉपर फसल को खा जाता है वो ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। ठीक है, मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्पर्जन, व्हाट हैपन व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। डिस्पर्जन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर हम व्हाइट लाइट को किसी भी ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे, तो जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, व्हाइट एक व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अब वो कैसे डिवाइड होती है, तो जो व्हाइट लाइट है वो डिवाइड होती है 7 कलर में, दैट इज विबग्योर। ठीक है, एक मिनट में 7 लाइनें पहले बना ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। और ये व्हाइट लाइट या सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। दैट इज VIBGYOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, इसको कहते हैं विबग्योर। तो एक व्हाइट लाइट है, एक व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो रहा है, स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर, splitting into 7 colors, 7 color light,
एंड दिस इज कॉल्ड वेव्योर। और ये जो फिनोमेना है इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लाइट इज पास थ्रू द ग्लास स्लिप? ग्लास स्लिप से पास होने पे क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना हम देख सकते हैं। एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि जो एक व्हाइट लाइट है वो 7 कलरों से मिलके बनी हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आ गए हैं। एक क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स का है। अब वो उसमें थोड़े एक ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया, बहुत बड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, नहीं, उसमें डिविडेशन होता है। कोई क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, कोई 1 मार्क्स का होता है, कोई 2 मार्क्स का होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वेटेज कैसे सेट किया हुआ है जो भी जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अननोन मेटल्स हैं, जैसे ए बी और सी, 3 अननोन मेटल्स हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो सी है ना, डिस्प्लेस बी, सी बी को डिस्प्लेस कर देता है। तो मैं आपको एक चीज याद दिला दूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि अगर एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो इट मींस दैट मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द प्रीवियस वन। मतलब बोल रहा है कि जो सी मेटल है, जो सी मेटल है वो बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब सी इज स्ट्रॉन्गर, सी क्या है? स्ट्रॉन्गर है। और बी क्या है? वीक है। ठीक है, बी क्या है बेटा? वीक है। तो सी अगर स्ट्रॉन्गर है और बी अगर वीक है तो सी का रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है, तो सी इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, अब सी डिस्प्लेसेस द बी फ्रॉम इट्स ऑक्साइड व्हाइल विद ऑक्साइड ऑफ ए देयर इज नो रिएक्शन। वो ये कह रहा है कि जो सी है वो बी के ऑक्साइड को रिप्लेस कर देता है, तो भाई ऑब्वियस है जो सी है दैट इज मोर रिएक्टिव देन इन कंपैरिजन विद बी। ठीक है, लेकिन जब भी ये जो सी है ना, ये ए के ऑक्साइड के पास जाता है, मतलब ए के ऑक्साइड के पास जाएगा कि चल तेरे को मैं डिस्प्लेस करता हूँ, तो वो नहीं कर पाता। लिखा है ना देयर इज नो रिएक्शन, वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि ए का जो ऑक्साइड है ना, जो ए है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन विद सी। ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन विद सी। मतलब कहने का ये है कि ए ज्यादा रिएक्टिव है, देन सी रिएक्टिव है, देन बी रिएक्टिव है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। How do you classify element into metal and non-metal on the basis of their electronic configuration? देखो एक बात समझो, वैलेंस सेल क्या होता है जानते हैं? आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। ठीक है, अगर वैलेंस सेल में या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। वैलेंस सेल में और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो ये सारे के सारे मेटल कहलाते हैं। अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 या 8 हैं तो ये सारे के सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। अब 4 क्यों छोड़ दिया? वो सेमीकंडक्टर में आता है, जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर में आते हैं। ये मेटल भी हैं और एज थोड़ा थोड़ा नॉन, मतलब कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं करेंगे, बहुत कम रिएक्शन भी नहीं करेंगे, एज अ मेटलॉइड काम करता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जैसे ये हमारे पास पहला एलिमेंट दिया हुआ है ए, 23 ऊपर है और 11 नीचे, मतलब 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का। तो पहली बात तो ये सोडियम है और 23। तो इसका देखो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना बेटा, वो हम एटॉमिक नंबर का करते हैं, और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे दिया रहता है। जैसे ये वाला, ये एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास से हमें मतलब नहीं है। एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या आ जाएगा? 2 8 1, ये मैजिक नंबर है। तो आउटरमोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 1। वैलेंस शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। तो मतलब ये क्या कहलाएगा? ये मेटल कहलाएगा। तो पहला वाला जो है वो मेटल है। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले की बात करते हैं, बी। अब देखिए आपके पास बी वाला क्या है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ बीच में से। ए वाला मैंने बता दिया आपको, बी वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम बी वाले पे आते हैं। चलो, बी वाले में दिया हुआ है 9 और ऊपर दिया 19, मतलब एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 होने का क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। तो पहली बात तो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 19, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 7, 7 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या कहलाता है बेटा? नॉन मेटल कहलाता है। तो ये नॉन मेटल है। जो बी वाला है वो क्या है बेटा? नॉन मेटल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है सी, है ना। अब सी वाले को देख लेते हैं, मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना, लिखने के बाद मैं ये सारे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीन स्टॉप करके, है ना। आप रुक के स्क्रीन को इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। इसके बाद दिया हुआ है सी, तो क्या दिया हुआ है? कार्बन, नहीं सी कार्बन नहीं है, सी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और एटॉमिक मास है 24। तो एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है, तो ये मैग्नीशियम में पहली बात 12 और ये 24,
12 का ये आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 8, ये हो गए 10 और आ रहा है 2, मतलब आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है भाई, ये मेटल है। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 आएगा तो ये मेटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है डी। डी वाला क्या है हमारे पास, डी हमारे पास है 15 और ऊपर दिया है 31। 15 क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो 2 8 10 हो गए, आउटर मोस्ट शेल पे आ गया 5। वैसे 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस का होता है। बहुत बढ़िया, फास्फोरस है, तो फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए फास्फोरस क्या कहलाएगा बेटा, नॉन मेटल कहलाएगा। देखिए 5 है ना, फास्फोरस क्या कहलाएगा बेटा, नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आखिरी वाला दिया हुआ है ई। ई वाला हमें दिया हुआ है 17, सॉरी 1735। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, पहले भी आप, ठीक है, और क्लोरीन का ये 17 है, 17 का देख लीजिए 2 8 और 7 आएगा, आउटर मोस्ट शेल पे 7 है, इसीलिए क्लोरीन क्या कहलाएगा, नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल में ये जो पहला क्वेश्चन है ना 28 वाले का जो पहला क्वेश्चन है, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया है। ठीक है, कि कौन मेटल है कौन सा नॉन मेटल है कैसे पहचानता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे अगर 1 2 3 है तो भाई वो ऑब्वियस है मेटल है, और अगर नहीं है तो वो नॉन मेटल है। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इफ, कैसा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यदि ए और बी आपस में कंबाइन हो जाए, ए कंबाइंस विद बी, अगर ए और बी आपस में कंबाइन हो तो कैसा बॉन्ड बनेगा। तो ए क्या है, ए था भैया हमारे पास सोडियम, और बी क्या था, बी था हमारे पास फ्लोरीन। तो सोडियम और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा भाई। आयोनिक क्यों बनेगा सर, भाई ये देखो मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ए कंबाइन विद ई, ए अगर ई से कंबाइन हो रहा है तो ए क्या था, सोडियम, ठीक है, ई क्या है, क्लोरीन, तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 हो गया। इसके बाद एक सेकंड बता देता हूँ, इसके बाद क्या दिया हुआ है भाई वो देख लो, सी कंबाइन विद ई, सी क्या है, मैग्नीशियम, ई क्या है, क्लोरीन। तो पहली बात तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे 7 होता है, तो पहली बात तो एक बॉन्ड तो बनेगा नहीं, एक मैग्नीशियम इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मैग्नीशियम दूसरे वाले क्लोरीन को देगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इसको देगा। तो मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम क्लोरीन ऐसे 2 बॉन्ड बना देगा। ठीक है, MgCl2। ठीक है, पहली बात तो 2 बॉन्ड बनाएगा, ये हो गया। अगला कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और अभी दिखा था ना कुछ देर पहले, और क्लोरीन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। ठीक है, क्लोरीन क्या बेटा हमारे पास, नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दिया हुआ है डी कंबाइन विद ई, डी कैसे कंबाइन हो रहा है ई के साथ, तो डी क्या है भाई, डी देख लो, डी है फास्फोरस, और ई क्या है, ई हमारे पास दिया हुआ है क्लोरीन। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 और 1 7। ठीक है, चलिए ऐसे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये मेटल है, सॉरी ये नॉन मेटल है, और ये बगल वाला क्लोरीन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ये दोनों मिलके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड जो कि प्रकार का वीक बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं बेटा, नॉन मेटलिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये 3 केस बने ना, ये इसमें आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और में है इसके, राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज ऑफ देयर कार्बोनेटेड ओर। वो ये कह रहा है कि एक ओर को निकालने के लिए हमें ऐसे क्या क्या करना पड़ता है वो बताओ, है ना। तो पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो जो भी गैंग है वो सब हम निकालेंगे, मतलब जो भी ओर है, ओर में से जो भी कचरा है ना पहले वो निकाल देंगे, ताकि उस एलिमेंट की हमें मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता चल जाए। तो रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ गैंग, ठीक है, हमें वो जो गैंग होता है उसको निकालना होता है, ठीक है, उसको हमें निकालना होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोनेटेड ओर है, अब कार्बोनेटेड ओर क्या मान लेंगे आप, जैसे कार्बोनेटेड ओर आपने मान लिया जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को अगर ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो जिंक ऑक्साइड एक मेटल है, मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर, अब कॉपर को कैसे निकालेंगे सल्फाइड ओर से, देखो पहले तो ये समझो ना, ये कार्बोनेटेड ओर है, कार्बोनेटेड ओर जो है इसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हम कार्बोनेटेड ओर को सेपरेट कर सकते हैं, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ABSENC, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तभी ये निकलेगा, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर से कॉपर कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास मान लीजिए कॉपर सल्फाइड है CuS, है ना, तो जो सल्फाइड ओर होती है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्शन करती है, मतलब जो इस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस, रोस्टिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करवाते हैं, मतलब CuO प्लस SO2, ठीक है। अब जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करता है कार्बन से, कार्बन से जब भी रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा हमारे पास कॉपर अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप ऑफ सपोर्टेड बाय द केमिकल रिएक्शन, और एक लेवल डायग्राम भी बना के बताइए कि कैसे ये प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, ग्रीन प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, आंसर चाहिए से, तो ए वाले का आंसर देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6, मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज ही नहीं होता, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के होते हैं ना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सिर्फ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कह सकते हैं। लिस्ट द रॉ मटेरियल, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो देखो भाई इसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस वाटर चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट कहाँ पे एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, क्लोरोफिल में होनी चाहिए। अब ये जो आपस में रिएक्शन करेगा तो C6H12O6 मतलब बनाएगा और साथ में क्या निकालेगा, ऑक्सीजन गैस निकालेगा, बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये बैलेंस हो गई हमारे पास केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस ना हो तो यहाँ 6 लगा लो, ठीक है। चलिए बढ़िया, इक्वेशन बना के बताइए, इक्वेशन भी बना दी भाई, हो गया। तीन ऑब्जर्वेशन बताइए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, देखिए पहला क्या होता है कि जो भी लाइट एनर्जी है, जो भी लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करना पड़ेगा, लाइट एनर्जी को क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रैप करना पड़ेगा, कौन ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी विल बी ट्रैप बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, फिर वो लाइट एनर्जी से हम जो भी हमारे पास हाइड्रोजन और वाटर है, जो वाटर है उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसको ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से उसका रिएक्शन करा के उससे हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। मतलब सेकंड, पहले लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, ट्रैप कर ली, ट्रैप करने के बाद हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ब्रेक करके क्या बनाएंगे, ब्रेक करके हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम बना रहे हैं उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद उसका हम C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, 3 स्टेप का प्रोसेस है। चलिए, इन पी प्लांट राउंड सीड इज डोमिनेटेड ओवर द रिंकल, जो राउंड सीड है वो रिंकल से डोमिनेटेड होता है, फिर से आप थोड़ा सोच लीजिए चैप्टर को हम कहाँ पे हैं, हमारे पास जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है ना, उसमें रिंकल सीड सेकेंड लॉ है मेंडलीफ का, मेंडल का सॉरी, तो इन पी प्लांट जो भी हमारे पास पी प्लांट है उसमें डोमिनेट कर रहा है राउंड शेप ओवर द रिंकल। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें कैरिड आउट हो रही हैं, कैरिड आउट बिटवीन दीज टू प्लांट, दो प्लांट के बीच में हो रहा है, मेंशन द जीन्स ऑफ द ट्रेट। अब जैसे देखो जो पहला आंसर मैं बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं जो पहला क्वेश्चन बोला है जीन बताओ क्या क्या होंगे, तो देखो जीन क्या होंगे हमारे पास, अगर प्योर प्योर राउंड शेप है तो प्योर राउंड शेप का जीन क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, अगर प्योर राउंड है तो कैपिटल आर कैपिटल आर, प्योर राउंड शेप अगर है तो कैपिटल आर कैपिटल आर,
और अगर प्योर रिंकल्ड है तो उसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। प्योर रिंकल्ड शेप अगर है तो ये आएगा। सेकेंड, स्टेट द ट्रेड्स इन F1 हाइब्रिड। क्या ट्रेड्स आएंगे F1 में, सुनो। कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर ये आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल आर ये आ जाएगा यहाँ से स्मॉल आर, और यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहे हैं, और जो इनका शेप आएगा ये राउंड आएगा, क्योंकि डोमिनेट ट्रेड हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, तो किस प्रकार के जीन यहाँ पे पाए जा रहे हैं F1 जनरेशन में, F1 हाइब्रिड में कैपिटल आर स्मॉल आर पाया जा रहा है, और जो शेप होगा वो राउंड होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नोट कर लिया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ अगर अब आप इनको क्रॉस करोगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे ना, बताओ F2 जनरेशन की प्रोजेनी क्या होगी। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ही हमें ऑब्टेन हो रहा था F1 जनरेशन में। अब इनको क्रॉस करा लेते हैं, तो कैपिटल आर में मिल जाएगा, मतलब प्योर राउंड। फिर कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा। फिर यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर दो बार मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे प्योर राउंड। ये जो दोनों है ना, ये यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मिला है, लेकिन होंगे ये भी राउंड शेप, होंगे ये भी राउंड। जो स्मॉल आर है ना, ये मिलेगा प्योर रिंकल्ड। तो यहाँ पे राउंड कितने हैं, राउंड के रेशियो आ रहा है 3, रिंकल्ड कितना है, रिंकल्ड का रेशियो आ रहा है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रेशियो 3:1, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास अगर देखा जाए तो कैपिटल आर कितना है 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 2, और हमारे पास एक सेकंड, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 2, और जो स्मॉल आर है वो है 1, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 1:2:1। ठीक है, तो राउंड रिंकल्ड के रेशियो आ रहे हैं 3:1, और जो हमारे पास कैपिटल आर मतलब जो जेनोटाइप आ रहा है 1:2:1, फेनोटाइप कितना आ रहा है 3:1 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है आगे, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। देख भाई एक बात समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर, जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल। ठीक है, कॉन्वेक्स में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, इमेज छोटी बनती है, इमेज इज स्मॉलर, ऐसे लिख देते हैं, इमेज इज स्मॉलर। और कॉनकेव में इमेज इज लार्जर, इमेज क्या बनेगी लार्जर, मतलब इमेज बड़ा बनेगा कॉनकेव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, तो दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में तो 1+2 ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 3, और नीचे पैरेलली एक रेजिस्टेंस और लगा है 3, तो कुल मिला के हमारे पास 1/r डैश है, मतलब ये इस पूरे ए से लेके बी तक के बीच का जो रेजिस्टेंस है 1/r डैश है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 3 + 1 ये आ जाएगा 2/3, तो r डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, तो ये r डैश हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस और लगे हैं, ये R 0.5, ये 0.5, इसका मतलब क्या है, देखो बैटरीज के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी हम जोड़ेंगे इसमें, मतलब 3/2 होता है 1.5, और नीचे का 0.5 एक बार और ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा लगभग आपके पास 2.5, ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अच्छा, दो बैटरीज लगी हैं, तो दो बैटरीज का वोल्टेज कितना होता है, तो क्योंकि दोनों जो बैटरीज है सीरीज में है, तो दैट्स व्हाई 2 + 2 कितना आ गया, टोटल वोल्टेज आ गया 4। ये टोटल वोल्टेज कितना आ गया बेटा 4 आ गया, 4 वोल्ट ये हो गया। अब हमारे पास बोल रहा है व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को नापता है, जो किसको मेजर करता है बेटा, करंट को मेजर करता है। तो इधर हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था V = I/R। ठीक है, तो जो R है ना, इस R में हमने सारा रेजिस्टेंस जोड़ लिया है, मतलब इस R में इंटरनल
प्लस एक्सटर्नल, सारे रेजिस्टेंस हमने जोड़ लिए हैं ऑलरेडी, खत्म कर दिए जोड़ के। तो हमें आई निकालना है, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वी बाय आर आ जाएगा। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हमारे पास 4 है। टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला के कितना है 2.5 इज इक्वल टू आई, निकालिए, एक पॉइंट हटाइए 0 आ जाएगा, 5 की टेबल से काटिए 5, ये आ जाएगा 8, 8 को डिवाइड करिए 5 से, को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.6, ठीक है, 8 को डिवाइड करने 5 से कितना आएगा बेटा 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन फिगर, एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें क्या क्या निकालना है, देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, 2 8 रजिस्टर्स इन अ कॉम्बिनेशन, ये जो दो 8 रजिस्टेंस आपस में लगे हैं ना कॉम्बिनेशन में, इसका निकालिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब पैरेलल वाले का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जहां बोलेगा ना तो समझ जाइएगा पैरेलल वाले की बात कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब आपको याद करना पड़ेगा कि पैरेलल वाले की बात कर रहा है। और क्या बोला है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर 4, इसमें से कितना करंट जा रहा है, इन दोनों से नहीं, इन दोनों से मतलब नहीं है, करंट इसमें से कितना जा रहा है, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा क्या। तो पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, तो कुल मिला के जो दो 8 रेजिस्टेंस लगे हैं इसका निकालिए, तो 1/r इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, तो 1/r किसके बराबर हो जाएगा, 8 और 8 का एलसीएम 8, 1 प्लस 1, 1/r किसके बराबर होगा, 2/8 के बराबर होगा, आर ऊपर जाएगा तो 8/2 कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 ओम्स दिया हुआ है, 4 ओम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो यहाँ लगा है ना 4, इस पे बताइए इस पे से कितना करंट फ्लो करेगा, तो V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर, वोल्टेज कितना है 8, आई करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4, 4 से 8 कटिए तो करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ से 2 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा, इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है सेक्शन डी, ये हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, ये जैसे 2 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसमें भी आप डिवाइड कर दीजिए मार्क्स से, 1 मार्क्स का हो गया, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसका, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कोई भी कंपाउंड जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एक प्रकार के, प्लांट्स या एनिमल में से ऑब्टेन होते हैं मेनली, ठीक है। एग्जांपल दीजिए, अब एग्जांपल क्या है हाइड्रोकार्बन की, जैसे आ गया एल्कीन, ठीक है, और एग्जांपल हो गया एल्कीन, और एग्जांपल हो गया एल्काइन, ठीक है। एल्कीन क्या है, जैसे CnH2n+2, ये एल्कीन है, ये जनरल फॉर्मूला एल्कीन का। एल्कीन क्या है, CnH2n, और एल्काइन क्या है, CnH2n-2, तो ये हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूले है एल्केन एल्कीन एल्काइन की, ठीक है। अब एल्कीन क्या है, देखो जैसे हमारे पास CH4, ये मीथेन कहते हैं इसे, ठीक है, इसे मीथेन कहते हैं, C2H6 इथेन कहते हैं इसे, ठीक है। एल्कीन क्या है, C2H4, ये ईथीन है ना, इसमें डबल बॉन्ड है। ऐसे एल्काइन हो गया C2H2, ठीक है, तो कहते हैं बेटा C2H2, इथाइन हो गया, ये ऐसे करके बेंजीन भी होता है C6H6, तो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक एरोमेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हाइड्रोकार्बन हो गए, ऐसा कोई भी सब्सटेंस कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, प्लांट या एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कुछ उसकी वेराइटीज हैं, ठीक है। अब इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा, नाम लिखिएगा बेंजीन। अब देखते हैं, गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देखो अब हमारे पास सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, मैं मिटा दे रहा हूँ। हमारे पास सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो सैचुरेटेड मतलब होता है, सैचुरेटेड मतलब होता है जहां पर आपको सिंगल बॉन्ड मिले उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड क्या है, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड मिले, ठीक है, जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले उसे हम अनसैचुरेटेड सब्सटेंस कहते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या है, जैसे कि हमारे पास एल्कीन बताया था, एल्कीन, तो एल्कीन क्या है, CH4, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, हमारे पास जैसे हमारे पास मान लीजिए आ गया मीथेन, इथेन, तो आ गया C, यहाँ पे आ गया H, H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H, ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में आता है डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन क्या है, जैसे CnH2n, ये एल्कीन है, मतलब यहाँ पे C2H6 मतलब कार्बन, सॉरी C2H4, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एल्कीन एल्कीन हो गया। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है हमारे पास CnH2n-2 मतलब C2H2 C2H2 मतलब कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे, कार्बन से हम ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन इस बगल हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया एल्कीन, है ना, तो एल्काइन सॉरी। तो हमारे पास ये तीन प्रकार के सब्सटेंस है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बेसिक डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो मैंने बताया था आपको। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो किसी भी सब्सटेंस के पीछे लग के उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास ये C2H6 क्या है बेटा, ये ईथेन है, ईथेन है, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ C2H5 करो और एक OH लगा दो, तो ये बन जाएगा ईथेन ऑल। इथेनॉल मतलब ये एक प्रकार का अल्कोहल ग्रुप है, तो ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है। OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में लग के उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ऐसे सब्सटेंस को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल दे देते हैं, चार पांच क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, जैसे ये एक तो मैंने आपको अल्कोहल का दे दिया, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एक सेकेंड, अल्कोहल, अल्कोहल क्या हो रहा है हमारे पास, O बॉन्डेड विद H, ठीक है। ऐसी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH। सिमिलरली हमारे पास जैसे मान लेते हैं एक ग्रुप और लेते, कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्डेड विद O, R यहाँ लग गया, R यहाँ लग गया, तो ये हमारे पास चार पांच फंक्शनल ग्रुप हो गए। ऐसे तो ईस्टर भी है, बहुत सारे ग्रुप्स है, लगा सकते हैं जितने आपको लगाने हैं ना। चलिए तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ये चार लोग लगे हैं ना, ऐसे ये लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के में जाके ऐड हो जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अल्कोहल है OH लगता है, एल्डिहाइड है CHO लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्डेड O विद H लगता है, R नहीं आता यहाँ पे, और कीटोन, कीटोन में R C डबल बॉन्डेड O विद R, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। R किसको दिखाता है, R क्या करता है बेटा, R जो है वो एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है यू हैव 3 अनलेबल्ड टेस्ट tubes containing ethanol, ethanoic acid and soap solution. Explain the method you would use to identify the compounds in different test tubes by chemical test using litmus paper and sodium metal, ठीक है। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा है, इसका आंसर अब हम लोग करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1, आंसर ए, हमारे पास तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं, उसमें हमें इथेनॉल दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है और सोप सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सुनो, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल में अगर लिटमस पेपर डालोगे तो नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इथेनॉल में, सॉरी बगल में दिया इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर अगर आपने गलती से ब्लू लिटमस डाल दिया, ब्लू लिटमस, क्यों, क्योंकि वो एसिड है, अम्ल जो होता है वो नीले से लाल में कन्वर्ट करता है, मतलब अनिल, अनिल, अम्ल नीले से लाल में जाता है, ठीक है। अम्ल क्या होता है, अम्ल मतलब एसिड, नीले मतलब ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में, तो ये इंडिकेशन है कि हाँ यहाँ इथेनॉइक एसिड है, डाला, लिटमस का कलर चेंज हो गया। सेम अगर मैंने सोप एक प्रकार का बेस होता है, बेस में अगर मैं गलती से रेड लिटमस डाल दूंगा ना तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका अपोजिट हमने ये ले लिया है, ठीक। चलिए अब आगे क्या बोला है, सोडियम मेटल डाल के पता करते हैं कि क्या होगा, ठीक। चलिए तो हमारे पास जो इथेनॉल है
इथेनॉल जो है वो अगर इथेनॉल इथेनॉल कैसा, मतलब हमारे पास C2H5OH, ये इथेनॉल है, अगर ये रिएक्शन करता है, ठीक है, सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे ये बनाएगा हमारे पास C2H5ONA, इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम ईथ ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, सोडियम ईथ ऑक्साइड, ये स्टार्टिंग में भी था शायद। सेकेंड, अगर हम इसका इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करते हैं, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम से करते हैं तो क्या बनेगा CH3COONA। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है, और थर्ड हमारे पास अगर सोप सॉल्यूशन में सोडियम डालेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा वहां पे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन वहां पे नहीं होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, गिव द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप आर यूज्ड विद हार्ड वाटर। वो पूछ रहा है कि स्कम का फॉर्मेशन क्यों होता है, मेरे ख्याल में हो गया होगा, मिटा देता हूं मैं, है ना। अब हम आंसर नंबर बी पे आएंगे कि आंसर नंबर बी क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, गिव द रीजन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ स्कम सोप आर विद द हार्ड वाटर। स्कम फॉर्मेशन क्यों होता है हार्ड वाटर के साथ, देखो होता क्या है, हार्ड वाटर के अंदर, बी वाले का आंसर दे रहा हूं मैं, हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब इसके होने से क्या होता है, देखो सोप के दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। अब होता क्या है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में ये हाइड्रोफोबिक एंड है, वेट, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, मतलब जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होना चाहता, ये हाइड्रोफिलिक एंड है जो पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाना चाहता है। ठीक है, दो एंड्स हैं। अब सोडियम ना हेल्प करता है इसको डिजोल्व होने में या उसके अंदर घुलने में, सरफेस टेंशन को कम करने में। अब मान लीजिए सोडियम ने तो अपना यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ के सोडियम चला गया दूर पानी के अंदर, जैसे ये दूर गया तो ये अपना ऐसे मतलब यहाँ पे मिशेल फॉर्मेशन करना दिखा देता, लेकिन कैल्शियम को दिखता है अरे बॉन्ड खाली है, जल्दी फटाक से बॉन्ड बना लो। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का भी सेम, जिस पानी में जो ज्यादा हो, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कम का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब में सोप को काम करने ही नहीं देते। जैसे सोडियम हटता है वो वहां पे झाग बनाना चालू करता, नहीं, जाके कैल्शियम ने जाके बॉन्ड बना लिया, कैल्शियम ने जैसे ही जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाया झाग बना ही नहीं। ठीक है, तो वही लिखा है गिव द रीजन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। स्कम क्यों बनता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से स्कम का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सोप रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 35th। What is vegetative propagation? Vegetative propagation क्या होता है? The growth of new plant from the vegetative part like root, stem, leaf या इन सब में से किसी में से भी, इसको हम vegetative propagation कहते हैं। वेरियस मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहले दिया है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब कटिंग क्या है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट प्लांट का निकाला, जैसे रूट, स्टेम या लीफ, इसको हमने कट करके लगा दिया जमीन में और नया प्लांट उग जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, रोज या शुगर केन। ठीक है, अब सिमिलरली लेयरिंग क्या होती है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमें एक इंड्यूस पार्ट लेना पड़ता है स्टेम का, उसको दूसरे स्टेम के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ता है, इसको हम लेयरिंग कहते हैं। ठीक, एग्जांपल दिया है ग्रेप वाइन और मैंगो। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में प्लांट का एक पार्ट लेते हैं, काटना नहीं है, उसी को लगा देना है जमीन में, वहां से एक और नया प्लांट आ जाएगा। जैसे लाइम या लेमन जो आता है हमारे पास, इट इज प्रोसेस ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और बर्ड, और उसको लगा देना है जमीन के अंदर, तो वहां से एक नया पार्ट प्लांट आ जाता है। टिश्यू कल्चर क्या है, तो ये एक प्रॉपर कल्चर के अंदर प्लांट के टिश्यूज को ग्रो करा के उन टिश्यूज से नया प्लांट उगाया जाता है, उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है द प्लांट्स आर कल्चर्ड इन एन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया वेयर एन cell divide into undifferentiated mass called callus or which is transferred to the different nutrition medium to grow a plantlets। मतलब हमारे पास एक कैलस होता है, कैलस जो पार्ट है उससे उससे हमें क्या करना है, नया जो प्लांट का पार्ट है, नए प्लांट जो है सेम टाइप के हमें ग्रो कराने हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, इन नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर अंडरग्राउंड रूट, ये सब में अंडरग्राउंड रूट होता है, मतलब जो जड़ें होती है वो अंडरग्राउंड होती हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम, अनियन, प्याज, राइजोसम, ये सब जो होता है ये उगाया जाता है। और एडवेंटियस बर्ड्स ऑन लीफ ब्रायोफिलम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ये हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने इससे पहले भी पढ़ा दिया है ये। ठीक है, चलिए
आइए जानते हैं लिस्ट सम फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के कुछ काम देख लेते हैं, क्या होते हैं मेन काम, एक एक करके समझेंगे, है ना। यहाँ पर द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रेटली एनलार्ज इन ह्यूमन बीइंग एंड कंसीडर्ड एज अ साइट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट। जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हम समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके लिए नतीजों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी एक्शन जो हम ले रहे हैं उसके लिए जो थॉट प्रोसेस हमारा चल रहा है वो पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। इट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, बॉडी पार्ट, मैकेनिज्म एंड हार्मोनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुगेदर। मतलब ये नर्वस सिस्टम और हार्मोनल एक्शन दोनों ही एक्शन को साथ में चलाता है, ठीक। उसके बाद दिया है जो विजुअल प्रोसेस है। विजुअल प्रोसेस जो भी है, देखने का जो भी प्रक्रिया है, वो भी हम अपने ब्रेन से करते हैं। टेम्पोरल लोब इज लोकेटेड बिहाइंड द ईयर्स, एक्सटेंड बोथ साइड ऑफ द ब्रेन, इन्वॉल्व द विजन, मेमोरी, सेंसरी इनपुट, लैंग्वेज एंड इमोशन। हमारा जो टेम्पोरल बोन है वो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही हमारे पास जो ब्रेन से रिलेटेड विजुअल, मेमोरीज, सेंसरी इनपुट, लैंग्वेज और जो इमोशंस है, इन सभी पे वो काम करता है, ठीक है। Partial lobe of integrated input from different senses and its important of septal orientation and navigation. It receives information carrying nerve impulse from all the sensory organ of the body. सारे सेंसरी ऑर्गन जो भी है हमारे, वहां से नर्व्स को लेके आता है और हमारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचा देता है। इसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम इंक्लूडिंग रिप्लेइंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी एंड supplying some of the cranial nerve phase had performing critical function controlling the heart beat, breathing and consciousness। तो ये कह रहा है कि ब्रेन तक तो इन्फॉर्मेशन आ गई, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन वापस जाती है उसका भी काम पूरा, जो इमोशन हो गया, जो हमारा कॉन्शियसनेस हो गया, हार्ट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, उसको भी कंट्रोल करता है। थैलेमस रिलायज सेंसरी एंड मोटर सिग्नल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करता है। मतलब कहने का ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आ रही है और ब्रेन से जो जा रही है, ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सेंसरी नर्व के थ्रू आती है, ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन वापस जा रही है वो मोटर नर्व के थ्रू आ रही है। तो जो थैलेमस रिलेज वो रिले करता है, उसको मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है। जो भी हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व के थ्रू। कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड अलर्टनेस, इन तीनों को ही ये लोग बैलेंस करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को चलाने के लिए काम में आता है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है, इनहिबिट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड देन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो कि बाकी अदर ग्लैंड्स को हेल्प करता है हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए, ठीक है। The cerebral lies beneath the cerebrum, has an important function in the motor control. It plays a role of coordination, balance, may also cognitive function। अलग अलग फंक्शन जो होते हैं, जो एक साथ सारे फंक्शन करने होते हैं, वो फंक्शन ये करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है लाइट चैप्टर से। बच्चों को ऐसे न्यूमेरिकल करने में ना बहुत ऐसे आता है कि यार ये बन ही नहीं रहा, कौन सा फॉर्म लगेगा, कैसे होगा, ये समझते हैं आज, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर का साइज है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। मतलब यू जो है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, माइनस में आ गया, ठीक है। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है हमारे पास -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड स्क्रीन प्लेस्ड ऑर्डर ऑब्टेन शार्प इमेज। जो हमारे पास V है वो V कहाँ बनेगा, सिंपल सा है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1 में F इज इक्वल टू 1 में V प्लस 1 में U। फोकस कितना है, फोकस है -1/15। V कितना है हमारे पास, V हमारे पास वैल्यू दी है, निकालनी है हमें, प्लस 1/U। U कितना है 1/25 और वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। अब V is 1/V is equal to 1/25 minus 1/15। एलसीएम लेंगे 15 और 25 का, 5 टाइम्स में 3, 5 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1, देन 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। 15 5 से 75, एलसीएम आ गया 75, देन आ गया 3 माइनस देन आ गया 5, ठीक है, 1/V। तो हमारे पास 1/V इज इक्वल टू आ जाएगा -2/75 एंड इट विल बी -1/37.5 इज इक्वल टू 1/V। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -37.5। तो ये आ जाएगा V हमारे पास -37.5 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज पता करना है तो बहुत आसान है, कुछ नहीं,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास इमेज का साइज कितना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू एज वेल, तो हम v बाई यू लगा लेते हैं, तो दोनों फॉर्मूले एक साथ रखते हैं। चलिए, तो v बाई यू इज इक्वल टू आई बाई ओ। v कितना है हमारे पास, v का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है -37.5, u कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू है हमारे पास 25, i कितना है, i हमें निकालना है, o ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे अब यहाँ से, माइनस, और ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ठीक है। 7.5 का इंटू 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा 20 कैरी बाय 2, 28 जो 30, 30 डिवाइडेड बाय 5, इसको इससे काटेंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास, आई का वैल्यू हो जाएगा -6। अभी -6 क्या मतलब है इसका, जो हमारे पास इमेज आ रहा है, इमेज का वैल्यू आ रहा है -6, इमेज का वैल्यू -6 आ रहा है, उसका क्या सेंस है, इमेज का वैल्यू -6 आने से ये मतलब है कि जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, नीचे के लिए बन रहा है, ठीक। चलिए, रे डायग्राम बनाइए, इसका कह रहा है, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, मैं एक मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो, तो इमेज क्या जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर बना लिया हमने। इस कॉनकेव मिरर में एक ऐसी लाइन खींच दी है, ये पोल है, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस है, ये हमारा कर्वेचर है, ठीक है। अब फोकस कितना है, फोकल लेंथ हमारे पास थी 15, तो ये 15 हो गया, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 25 पे रखा है, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और एक रे हमारे पास फोकस से गुजरेगी, देन गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इमेज कर्वेचर के पार बनेगी, ठीक है। तो ये उसका हमारे पास एक रे डायग्राम आ गया है सामने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है कि मान लो आधा उसको ब्लैक पेपर से कवर करिए। देखो, जब भी ऐसा कोई बकवास क्वेश्चन आए ना, तो बकवास क्वेश्चन नहीं है ये, बट स्टिल जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ऐसा बोल दे रहा है कि हमने आधा लेंस ही बीच नीचे से कवर कर दिया है, ऊपर से कवर कर दिया है, तो होता क्या है, देखो क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो उसका इमेज तो बन जाएगा, ऐसा ये बना नहीं है कि उसका इमेज नहीं बनेगा, उसका इमेज तो बकायदा बन जाएगा, लेकिन वो जो इमेज बनने वाला है, उस इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जो इमेज की इंटेंसिटी होगी ना, वो इमेज की इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो कुल मिला के ये है कि इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म, इमेज तो बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, इंटेंसिटी थोड़ी सी डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, फोकल लेंथ 20 दिया है, और जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज बता दीजिए। सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने यहाँ f1 बनाया, फिर यहाँ पे 2f1 बनाया, जो यहाँ तक का फोकल लेंथ है वो 20 है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा लगभग कहीं यहाँ, एक रे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और नीचे जाएगा, एक रे यहाँ पे, और सेम साइड टू द इमेज हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज बन जाएगा, ठीक है। चलो, 1 में f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u होता है, तो फोकस हमारे पास दिया हुआ है 20, ठीक है। 1 में v पता नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, इसलिए प्लस आ जाएगा, तो 1 में v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में 20 माइनस 1 में 15, एलसीएम लेंगे इसका, तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा लगभग 60, और ये आ जाएगा 20 में से 60 गया, 20 में से 60 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 3 माइनस 4, तो आ जाएगा -1 में 60, तो v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -60, ये v का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास जो इमेज है वो -60 मतलब इस लेफ्ट साइड में बन रहा है और 60 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज भी निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें निकालना था मैग्निफिकेशन, है ना, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, v बाय u, है ना। अब इसी मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u। हाइट ऑफ द इमेज ये हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4, v की जो वैल्यू है वो -60 है, u है हमारे पास
15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से तो कटने नहीं रहा कुछ, 15 से 16 60 काट देंगे तो 4 आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही इमेज बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ई, अब सेक्शन ई क्या है, देखिए सेक्शन ई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी आएगा। ठीक है, डेटा बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। केस बेस्ड स्टडी या डेटा बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिए रहेंगे या केस बना के दिया रहेगा, पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, देन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे तो आपको ये सब चीजें पहले से ही पढ़ी होनी चाहिए, तब आपको ये बनेगा। Salt of a strong acid and a strong base is a neutral with the pH value 7। एक strong acid strong base को अगर आपस में रिएक्शन करता है तो जो वो कंपाउंड बनाएगा उसका जो pH आएगा वो 7 आएगा। NaCl is a common salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करता है तब ये बनता है। There is a salt that used up in food, some salt is rock salt, bed salt, अलग अलग टाइप के ऐसे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, the common salt does add important role in the material lineup daily uses और such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, हाँ ये सब बनाने के लिए काम में आता है। सॉल्ट का नाम बताइए, NaCl है ना, भूपेंद्र जोगी नहीं है। तो हमारे पास NaOH रिएक्शन करेगा HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। चलो, तो इफ गिवन एसिड इज फॉस्फोरिक, कार्बनिक, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक, देन आगे पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए, बहुत ऐसे बच्चों जैसा पूछ लिया है ना। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन ऑप्टेन ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसका लाइक हम अगर रिएक्शन कर दें क्लोरीन से, क्लोरीन गैस से, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, मतलब जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस से अगर आप कराएंगे तो बनाएगा CaOCl2 और साथ में H2O, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो सब्सटेंस है इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये दिया हुआ था आंसर यहाँ पे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन दिया है 38। अब ये कुछ मेरे ख्याल में नर्व सेल से रिलेटेड, देखिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी बॉडी में होता है और वो मसल टिश्यूज के बीच में होता है, मतलब नर्व सेल्स इंफॉर्मेशन को भेजती है और मोटर नर्व मसल्स पे लाके रिएक्शन कराते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। टच करने पर हम अपना हाथ अर्जेंटली हटा लेते हैं किसी भी डेंजरस सिचुएशन में। वी नीड टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स। हाँ, टचिंग एंड हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी गर्म चीजों को छूते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अपना हाथ हटा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिजिटलाइज्ड टिप ऑफ फ्रॉम द नर्व सेल्स, और ये सभी नर्व सेल्स के कारण होता है। These receptors are usually located in our sensory organs। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में होती है। एज इनर ईयर, नोज, टंग, ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर ऐसे सेंसेस रहते हैं। और सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेस्ट, जो हमारे जीभ होती है उसमें गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट द स्मेल और एक्वायर्ड ऑल द डेंड्राइटिक टिप नर्व सेल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्रिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। हाँ, वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। हाँ, तो जो इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाते हैं, मतलब पहले जब डेंड्राइट उसको पकड़ता है तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल वाले में चेंज करके उसको लेता है और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो ट्रेवल कराना चालू करता है। अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, एक्सॉन अपने एंड तक लेके जाता है और एंड में एक्सॉन जो होता है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ रिलीज सम केमिकल्स, और वो जो एक्सॉन होता है वो कुछ केमिकल निकालता है। दीज केमिकल क्रॉस द गैप, जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, और द सिमिलर इम्पल्स डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाता है। दिस इज अ जनरल स्कीम हाउ टू नर्व इम्पल्स ट्रेवल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कैसे नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है बता रहा है। The synapse finally allow the delivery such impulse from neuron to the other cell। हाँ, तो न्यूरॉन ऐसे करके इसको आगे बढ़ाता जाता है, फिर रिस्पॉन्स ग्लैंड या मसल सेल्स पे आ जाता है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, Why does the signal from the axon end, एक्सोनल एंड से डेंड्राइट तक जाता है लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं होता। देखो एक बात समझो, जो एक्सॉन एंड है, एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लाता है। देखो मान लो एक बात समझना है ना, यहाँ पे मान लेते हैं एक नर्व सेल है
और ये 9 सेल यहाँ से ये डेंड्राइट्स है थे, डेंड्राइट नहीं, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में डेंड्राइट है ना, स्टार्टिंग में क्या है बेटा, ये डेंड्राइट है, स्टार्टिंग में डेंड्राइट है। डेंड्राइट से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो एक्सॉन एंडिंग पे जाता है, और यहाँ से जो नए डेंड्राइट होते हैं, जो नए डेंड्राइट होते हैं, वो नए वाले डेंड्राइट इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो यहाँ पे आता है केमिकल के फॉर्म में, बीच वाले गैप को सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, बीच वाले गैप को क्या बोलते हैं बेटा, सिनेप्स। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा एक्सॉन एंड तक, एक्सॉन एंड से यहाँ पे ये केमिकल बन जाता है, सिनेप्स में क्या बन जाता है बेटा, केमिकल बन जाता है। तो केमिकल के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में यहाँ पे ये चीज जा रही है ना। तो अब ये बोल रहा है कि जब एक्सॉन एंड से, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन से अगर सिनेप्स में केमिकल के फॉर्म में, यहाँ पे जो आ रहा है मैं कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे जो आ रहा है ये केमिकल के फॉर्म में अगर आ रहा है, ये पूरा केमिकल आ गया यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि वापस क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सॉन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ही कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल दिया उसने, लेकिन वो फिर से केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, पॉइंट समझिए, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकता है लेकिन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक, ये उसका मेन पर्पस है। फ्रॉम वेदर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है उसको डेंड्राइट कैच करता है, ठीक है, डेंड्राइट कैच करके उसको सेल बॉडी पे देता है और थ्रू एक्सोनल एंड तक उसको लेके जाता है, ठीक है। ये तो फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से ट्रेवल करता है, तो वो जो भी रेसेप्टर्स होते हैं, रेसेप्टर्स से केमिकल फॉर्म में आता है, डेंड्राइट उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट करके उस सेल बॉडी में देता है, सेल बॉडी से एक्सोनल एंड पे, फिर सिनेप्स में केमिकल के फॉर्म में, फिर वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहता है। नेम द केमिकल विच रिलीजेस, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उसको, न्यूरो, NEUR, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है व्हाट हैपन व्हेन द सिनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, सिनेप्स में क्या होता है ना, तो सिनेप्स में क्या होता है, देखो मेनली क्या है, जो सिनेप्स है वो गैप है, जैसे मान लो एक नर्व सेल है, भी बताया था मैंने पीछे ही बताया था, ये सिनेप्स एक प्रकार का गैप है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, ये ऊपर डेंड्राइट है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला नर्व सेल है, ये जो बीच में ये डेंड्राइट है, ये वाला पार्ट डेंड्राइट है, ये नर्व एंडिंग है जिसको हम एक्सोनल एंड भी कहते हैं, ये डेंड्राइट है, इसके बीच में जो गैप है इसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यहाँ से जो भी आया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, NEUR, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, या इसी को हम एसिटाइल कोलिन भी कहते हैं, एसिटाइल कोलिन, देख लीजिएगा जो भी आंसर आपको लिखना होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है, इसी को एसिटाइल कोलिन भी कहते हैं। वैसे एसिटाइल कोलिन तो इतना नहीं आता है, बट हाँ न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो केस बेस्ड स्टडी है इसमें से जो भी टेक्स्ट है उसको अच्छे से पढ़िए फिर आंसर कीजिए, ठीक है। चलो, एक स्टूडेंट से ऐसा पूछा गया है कि, एक मिनट बता रहा हूँ, A student was asked to perform an experiment, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला उसको, फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखना है, ठीक है। ही टुक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड, एक छोटा सा एल्यूमिनियम का रॉड लिया उसने, ये भी अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, सम connecting wire and battery with which then term, he observed that one current passing through the get displaced on reversing the direction of the displacement also reversed, ठीक है। वो कह रहा है जब भी उसके अंदर हमने करंट पहुंचाया तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कराया तो जो डायरेक्शन ऑफ रॉड जो मूव कर रहा है वो भी क्या हो गया, बदल गया। ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पर, दिस फिनोमेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसे आप आंसर कीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल में 4-5 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, तो ऊपर एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द रॉड, जब भी करंट रॉड से पास होता है, इट गेट्स डिस्प्लेस, जो रॉड है वो डिस्प्लेस होती है टुवर्ड द लेफ्ट साइड में। व्हाट विल हैपन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर रिवर्स्ड, वो ये कह रहा है कि बताइए क्या होगा जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को बदल दें। देखो क्या होता है,
जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसको उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है। अगर हम करंट का डायरेक्शन बदलते हैं, जैसे मान लीजिए पहले अगर करंट आ रहा था और रॉड लेफ्ट साइड को मूव कर रही थी, और अगर आपने करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया है तो रॉड के मूव करने का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। तो पहले अगर लेफ्ट में मूव कर रहा था तो इस बार कहाँ मूव करेगा, वो राइट में मूव करेगा, ठीक है। तो अपोजिट हो जाता है, जैसे करंट का डायरेक्शन बदलेंगे वैसे ही डायरेक्शन ऑफ जो रॉड मूविंग है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड दिया हुआ है नेम ऑफ एनी टू डिवाइसेस, ऐसे दो डिवाइस का नाम बताओ जो कि काम करते हैं। कौन कौन काम करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दो डिवाइसेस हैं जो कि इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट। देखिए रॉड में जब भी हम करंट दे रहे हैं और जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिस्प्लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि उस रॉड पे फोर्स लग रहा है। इसको दिखाने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर मैं करंट देता हूँ और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगेगा और वो डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेट द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर ए बी। उस रूल का नाम बताइए। उस मैंने पहले बता दिया, दैट इज लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोल रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूसेस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सुनो कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं राइट हैंड मैक्सवेल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। असली में मत कर लेना भाई, दिक्कत में आ जाओगे। सपोज दैट, ऐसा मान लो कि, ठीक है, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब है दैट डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिस डायरेक्शन में आपका थंब मुड़ रहा है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंसर्ट, जहां जिस डायरेक्शन में हाथ इंसर्कल होंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब करंट अगर ऊपर गया है तो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे इंसर्कल हो रहा है ना उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल कुछ इस तरीके से जाएगी। एंड आई गेस अगर मैं आपकी तरफ उसको कर रहा हूँ तो वो क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ से देखा जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। शायद आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उसको ऐसे मोड़ रहा हूँ तो मेरे लिए इधर से देख रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज है, आपके लिए शायद एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन था कुल मिला के। यहाँ पे हमारा जो पेपर होता है वो एंड होता है। पहला पेपर हमने यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर देंगे कुछ दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।